अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 42A2 लेवल। बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रो ऑक्साइड increases down the group. एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। देखो बेटा, हमने ग्रुप 2 में सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड पढ़ा है। बस एक बात याद रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट के अंदर हाइड्रेशन डोमिनेंट फैक्टर होता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड के अंदर लैटिस एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर होता है। बस सल्फेट में डाउन द ग्रुप इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन बिकम्स मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव होती है, जबकि इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन हाइड्रो ऑक्साइड के केस में मोर नेगेटिव या एक्सोथर्मिक होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये सब आपको पता है, जस्ट एक दफ़ा रिकॉल करवा दी चीज़ें। 3 मार्क्स का ही सवाल आता है हमेशा से और आप वही 3 पॉइंट लिखते हैं इसमें। डाउन द ग्रुप वो ऑलरेडी बोल चुका है, सही है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, डाउन द ग्रुप कैटायोनिक रेडियस increases both enthalpy change of lattice and enthalpy change of hydration become लेस एक्सोथर्मिक लिख लो या डिक्रीजेस लिख लो, बट enthalpy change of lattice is dominant फैक्टर लिख लो या लिख लो डिक्रीजेस मोर। Consequently, enthalpy change of solution becomes more exothermic। बी पे आते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज दिस ग्राम पर डीएम क्यूब दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेटा सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी की एक्सप्रेशन लिखने से पहले इक्वेशन लिख लो ताकि तुम्हें इस चीज़ें समझ में आ जाएं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा बेरिलियम 2 पॉजिटिव एक्वस और 2OH माइनस एक्वस। बेटा तो आपकी केस पी की एक्सप्रेशन हो जाएगी बेरिलियम की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रो ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, पावर। वो आपसे बोल रहा है इसके यूनिट्स भी बताओ, ठीक है। यूनिट्स भी बता देते हैं। तो बेटा यूनिट्स हमेशा एक्स से निकालते हैं, आपको याद होगा। अगर मैं इसे x कहूँगा तो इसे 2x कहूँगा, तो ये x है तो ये 2x है और ये हो जाएगा 4x का क्यूब। अब आप x से निकाल लो यूनिट, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब। याद है ना, हमेशा यूनिट किससे निकाला करो, x से निकाला करो। तो ये हो जाएगा मोल क्यूब और 3 3 ज़ा 9 यानी dm माइनस 9। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KSP ऑफ बेरिलियम
हाइड्रोक्साइड दिस। अब बस एक बात का ख्याल रखना बेटा कि इसने ग्राम पर डीएम क्यूब दिया हुआ है ना, हमें अगर सॉल्युबिलिटी निकालनी हो या केएसपी निकालनी हो तो हमें कॉन्सेंट्रेशंस मोल पर डीएम क्यूब में चाहिए होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 43 बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 43, तो इस ग्राम पर डीएम क्यूब को पहले मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दें। कैसे बेटा? 2.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 43, ये आपके पास आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब। लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। 2.4 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 43, ये आ गई आपके पास 5.58 10⁻⁻8। नाउ इट इज इन मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। आ जाओ बेटा, के एस पी बराबर है 4x का क्यूब। के एस पी बराबर हो जाएगा 4 आपको x यानी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब में मिल गई है 5.58 10⁻⁻8 का क्यूब। जो भी आंसर आएगा वो सही आंसर होगा। मैं करके दिखा दूं। 4 इंटू माई आंसर की पावर 3 बेटा, ये आ रहा है मेरे पास 6.9596 हो जाएगा। ये 6.9 नहीं 95 ही रहेगा, 4 है ना। 6.95 इंटू 10⁻⁻22 आंसर आ रहा है। Beryllium hydroxide is soluble in aqueous solutions containing excess हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि बेटा ये एम्फोटेरिक होता है, याद है ना। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो जाहिर बात है अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को आप एक्सेस हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। एम्फोटेरिक का मतलब रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स साइन विद दिस, ठीक है, सब एएस लेवल का है। द कॉम्प्लेक्स आइन हैज सिमिलर शेप एज दिस, तो बेटा इसकी शेप होती है टेट्राहीड्रल, याद होगा कॉपर क्लोराइड की। डिफाइन द टर्म कॉम्प्लेक्स, तो आइन और मॉलिक्यूल इन विच लीगेंड सराउंडेड बाय मेटल आइन विद डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात पूछी इसने, आइन और molecules in which central metal ion is surrounded by ligands with dative covalent bond। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहीड्रल शो करना है बेटा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक कम से कम डॉटेड लाइन और एक कम से कम डार्क लाइन होनी चाहिए। शेप का नाम हो गया टेट्राहीड्रल बेटा। आगे आए, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइंस। तो कॉम्प्लेक्स आइन में होता क्या है, बेसिकली डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो डी ऑर्बिटल एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए 4s और 3d की एनर्जी बहुत कम होती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ख़ास बात यही है कि वो 4s और 3d दोनों यूज़ करते हैं, और 3d इसलिए यूज़ करते हैं कि वो पार्शली फिल्ड होते हैं, यानी वैकेंट होते हैं, जिनकी वजह से आप उन्हें यूज़ कर लेते हैं, और उसी वजह से उनमें डेटिव बॉन्ड्स बन सकते हैं। क्योंकि डेटिव बॉन्ड बनने के लिए बेटा पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आना ज़रूरी है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना ज़रूरी है।
तो वो आपसे यही कुछ कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। हम एक ही स्टेटमेंट में पूरी बात कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव energetically accessible vacant d ऑर्बिटल्स बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट टेबल 1.1 टू शो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच मेटल आयन एंड द शेप्स एंड ओवरऑल पोलैरिटीज। ठीक है, बहुत फिर एक 2 मार्क्स मुफ्त के मिल रहे हैं आपको। देखो बेटा, ये ईथन 1,2 डाई अमाइन है और सिस प्लेटिन लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है। ओके, अच्छा, ये बाइडेंटेट है और ये 2 मोनोडेंटेट हैं। बाइडेंटेट 2 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, 2 मोनोडेंटेट 2 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल डेटिव बॉन्ड हो गए 4। 4 डेटिव बॉन्ड का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। स्क्वायर प्लेनर उसने खुद लिखा हुआ है। अब ये बोल रहा है सिस है। देखो, अगर क्लोरीन अक्रॉस हो, सही है, ट्रांस में हो अक्रॉस, तो बेटा पोलैरिटीज कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर सिस हैं तो इसका मतलब है पोलैरिटीज कैंसिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ सिस प्लेटिन बेसिकली पोलर होना चाहिए। दैट्स इट। इसी तरह सिल्वर के साथ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, एक अमोनिया मोनोडेंटेट है, तो 2 मोनोडेंटेट का मतलब ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 डेटिव बॉन्ड बनाए, तो लीनियर हो गई शेप बेटा इसकी। आगे आ जाओ, FeC2O4। देखो, C2O4 ईथन डाइओएट आयन को कहते हैं। तो अब आप सोचो, अगर डाइओएट आयन है और बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड 2 डेटिव बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है हर तरफ अक्रॉस ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो बेटा पोलैरिटी फिर कैंसिल आउट हो रही है, इसका मतलब है नॉन पोलर होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहीड्रल। मैंने कहा ना, 2 मुफ्त के मार्क्स आपको उसने दिए। डिफाइन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, के स्टेबिलिटी किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the formation of complexes, for the formation of complex in aqueous solution. Nickel can form complexes with ligands En, ethan diamine, ठीक है, and Tn, ओके, ये बीच में ईथ की जगह प्रॉप लिखा हुआ है। ठीक है, एज सोन इक्विलिब्रियम 1 दिया हुआ है आपको, के स्टेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी हुई है, 17 10⁻²। इसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब ये हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ठीक है, जिसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ज़्यादा फॉर्म होगा। याद है ना, ये सब क्लास में बताया। कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट फॉर इक्विलिब्रियम 1। देखो बेटा, जब भी आप के स्टेबिलिटी की एक्सप्रेशन बनाते हैं, मैं आपको हमेशा नसीहत करता हूँ 2 बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, वाटर इंक्लूड मत कीजिएगा। नंबर 2, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज मत बनाइएगा, और अगर बनाएंगे तो एक और ब्रैकेट बनाइए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो आग इक्विलिब्रियम 1 को आप वाटर को इग्नोर करें, आप ये बनाएं, ये देखिएगा, निकल En टेकन थ्राइस चार्ज टू पॉजिटिव, और ये डबल ब्रैकेट बना दें। ठीक है, ताकि ये ब्रैकेट के अंदर आ जाए। नीचे आइए, रिएक्टेंट में कौन है, निकल H2O6 टाइम चार्ज 2 पॉजिटिव, बेटा एक और ब्रैकेट लगा दें,
इसके अलावा ई एन कोफिशिएंट को क्या बना दें, पावर। अब वो कह रहा है इसके यूनिट्स बताओ, तो ऊपर है मोल पर डीएम क्यूब और नीचे मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब, तो यानी मोल पर डीएम क्यूब की पावर 4 हो गई, राइट। तो नीचे हो गई मोल पर डीएम क्यूब की पावर 4, तो इससे कैंसिल करो, 3 बचा। अब यूनिट निकाल लो, ये हो जाएगा मोल का क्यूब, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, -9 ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा बेटा, डिस्क्राइब व्हाट द केस स्टेबिलिटी वैल्यू इंडिकेट अबाउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम 1 एंड 2, यूज केस स्टेप वैल्यू डिड्यूस विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। वही बात हो गई। देखो बेटा, इसकी केस स्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा है। प्रोडक्ट ज़्यादा उसी वक्त होगा ना जब इक्विलिब्रियम राइट साइड पे होगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले equilibrium 1 lies to the right and is more stable than product of equilibrium 2 because of higher case stability value। 1 मार्क का सवाल है, हालांकि हम इसमें केस स्टेबिलिटी के रेफरेंसेस भी दे सकते थे और भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर वही बात हो गई, वही रिपीट कर दिया बेवकूफ़ आदमी ने। ये जो क्वेश्चन था किधर गया, ये वाला। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स साइन, और यहाँ पे बोल रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिमिलर चीज़ है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स साइन दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी केमिकल प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल का मतलब यही होता है कि वो अपने 4s और 3d दोनों यूज़ कर सकता है और उनमें एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। दे कैन यूज बोथ s and d orbitals for bonding because of smaller difference in energies। वहां लिख दिया मैंने एनर्जेटिकली एक्सेसिबल, यहाँ लिख दिया स्मॉलर डिफरेंस, और चेंज करने के लिए बात एक ही है। तो कभी कभी पूरा भी बेवकूफ़ी करता है। स्केच द शेप ऑफ डी एक्स वाई, तो यानी x और y के बीच में होना चाहिए, इसे इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। तो x और y के बीच में बना दो कि देखो क्यों करके ऐसे, और सॉरी इनको ना ऐसे बना दो, जैसे ये x और y के बीच में बनाना है, ठीक है। ये हो गया बेटा, इसको इधर कर दो, ये x और y के बीच में हो गया। z को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो डी एक्स वाई क्या होता है, बिटवीन x एंड y। जरा खूबसूरत सा बना देना। एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। देखो फिर से आपको वही 3 मार्क्स फ्री के दे दिए, अभी तक आपको फ्री फ्री के मार्क्स दे रहा है कोई। जाहिर बात है, लीगेंड जब अप्रोच करते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन को तो डीजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, वही सब कुछ लिखना है। लोअर हायर, लोअर एनर्जी वाले हाई एनर्जी पे प्रोमोट उसी वक्त होते हैं जब वो विजिबल रीजन से फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब ना हो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक है। यही सब कुछ सिखाया है ना, यही सब कुछ लिखना है। अब मैं लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा। व्हेन ligands
approach transition metal ions degenerate सेम एनर्जी मतलब, ठीक है, ऑर्बिटल्स split into higher and lower energy orbitals. Electrons in lower electrons in lower energy orbitals absorb frequencies from visible region यानी विब की ओर and promoted to higher energy. एक बात हो गई. And complementary color C. तो हमने कोशिश की सारी बातें बता दें. आगे देखो, पार्ट डी पे आ जाओ. एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सॉल्ट कंटेन्स दिस आयन. बिल्कुल सही पता है हमें, और मैं आपको बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करता रहता हूँ, इसका ये भी मतलब होता है एक्वस कॉपर 2 प्लस आयन. इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है. इक्विलिब्रियम 3 एंड इक्विलिब्रियम 4 शो टू रिएक्शंस ऑफ दीज आयंस, ठीक है. एक में देखें कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है और दूसरे में अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन रहा है. बिल्कुल ये सब हमने क्लास के अंदर भी किए हैं. कॉपर और कोबाल्ट केमिस्ट्री तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, तो इसलिए हम लोग तो वो पूरी डिटेल से पढ़ रहे होते हैं क्लास के अंदर भी, ठीक है. तो ख्याल रखिएगा. आगे देखें क्या बोलता है. स्टेट द कलर ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड और दिस. तो बेटा ये ब्लू कलर के पीपीटी होते हैं और ये डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. आई होप ये सब आपको याद होगा. ओके उसके बाद क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन व्हाई प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप. देखो बेटा, जब आप हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड. और क्या बनना शुरू हो जाएगा, पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे. ये ली चैटलियर से एक्सप्लेन हो गया. दैट्स इट. वो कह रहा है इसको ली चैटलियर से एक्सप्लेन करो. 1 मार्क का सवाल है. तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, increase in concentration will shift the equilibrium to the right. Hence copper hydroxide PPT will form. आगे देखिएगा, there are 2 possible stereoisomers with the formula of this. सब देखो क्लास की चीजें हैं. आपको मोनोडेंटेट 2 दिए हैं, वाटर चेक करें, और आपको बोल रहा है 2 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर है. इसका मतलब है एक सिस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एक ट्रांस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ड्रॉ द 3 डायमेंशनल डायग्राम ऑफ 2 स्टीरियोआइसोमर्स. देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका. कैसे, 6 मोनोडेंटेट हैं टोटल, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया. ऑक्टाहेड्रल शेप आप सबको पता है, ये देखें, और ये भी पता है स्टीरियोआइसोमर में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, यानी कि सिस और ट्रांस बनाएगा. ये नहीं बेटा, एक को बना दें सिस, एक को बना दें ट्रांस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 वाटर अक्रॉस बना दूं तो ये ट्रांस हो गया, और अगर मैं 2 वाटर किसी
एक तरफ बना दूं तो ये सेस हो जाएगा, होगा स्टीरियो आइसोमर। अब देखिए यहाँ मैं अमोनिया लगा देता हूँ, NH3 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 NH3, यहाँ पे अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया और इधर अमोनिया, ये हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी स्टीरियो आइसोमर की टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा। कहता है डिफाइन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा 2 मार्क्स का है तो ज़रा तमीज़ से लिखना होगा, याद रखिएगा वरना 1 मार्क का देता है, ठीक है। तो इंथैल्पी चेंज से शुरू करते हैं, पूरी तमीज़ से लिख लेते हैं। enthalpy change when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom. The first electron affinity of an atom usually an exothermic है, बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, सही वो जो होती है। और वेयर एज द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यस, बिकॉज ऑफ रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। सजेस्ट वाई। अब इसने 1 मार्क का सवाल पूछा है तो दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन कर दे, मेरा ख्याल है सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं, सही है। सेकंड EA is endo because of repulsion of electron and negatively charged ion, ठीक है। डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ClBrI। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक इसलिए होती है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, डन हो गया। अब क्लोरीन से लेके आयोडीन तक रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी रिलीज भी कम होगी, दैट्स इट। तो फ्रॉम Cl2I first electron affinity becomes less exothermic because radius increases, hence nuclear force of attraction on electron added decreases। बेटा जो भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसके साथ न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। टेबल 3.1 shows energy change to be used in this question in C, ठीक है। एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ जिंक, एटोमाइजेशन ऑफ जिंक दिया हुआ है, आयोनाइजेशन दी हुई है, सेकेंड एनर्जी दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन दी हुई है, ये रही फॉर्मेशन, और लेटिस एनर्जी भी दी हुई है। समझ में आ गया? देखते हैं पूछता क्या है, आगे आओ। कैलकुलेट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन। अच्छा आयोडीन सबलाइन होता है, इसलिए देखो उसने 2 चीज़ें दी हैं, गौर से देखें, ये देखें, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसने सब कुछ गिवन दिया है। देखो लास्ट वाली इंथैल्पी में देखो, पहले आपने सबलाइम किया, फिर आपने आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। हाँ तो जिंक आयोडाइड, ठीक है, तो जिंक आयोडाइड की साइकिल बना लेते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। जिंक सॉलिड
आयोडीन सॉलिड, ये जगह मुझे थोड़ी सी कम इसलिए लग रही है कि मैं टैबलेट पे यूज़ करता हूँ तो शायद इसलिए। मुझे यकीन है अगर आप पेपर पे लिखेंगे तो ये तो आप आराम से लिख लेंगे, या मेरी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है शायद, मे बी। ये हो जाएगा जिंक आयोडाइड सॉलिड, ये फॉर्मेशन हो गई, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जिंक गैस, ये हो गई एटोमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी सब्लिमेशन, ठीक है। आयोडीन गैस, ये हो गई सब्लिमेशन। उसके बाद आएगी बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, मैं ऊपर जगह नहीं है तो यहीं कर दूं या हो जाएगी? चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो तो नज़र आ रहा है ना, सही। आगे देखिएगा, इसे कह देता हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड आश एनर्जी। अब देखो कहाँ चला गया ये, जिंक टू प्लस गैशियस। खैर वो तो मैं समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं। उसके बाद और उसके बाद ठीक है, ये हो गई इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, ये हो गई 2E दो हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंटू टू है ये, तो हम इसे डिवाइड बाय टू करेंगे तो वन आ जाएगी। चलें वैल्यूज़ दिखें, मेरा साथ दीजिएगा। फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैं टिक लगाता जाऊंगा, देखते जाइएगा। -208, ठीक है, ये है -208। एटोमाइजेशन कितनी है, मैं टिक लगाता जाऊंगा, देखते जाइएगा आप। एटोमाइजेशन है 131 बेटा, 131। उसके बाद सब्लिमेशन कितनी है बेटा, 62 है, ये हो गई 62। बॉन्ड एनर्जी कितनी है बेटा, 151, 151 हो गई, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी हो गई। उसके बाद जिंक की फर्स्ट और सेकंड आर्श एनर्जी कितनी है बेटा, ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, 906 1733। 906 और 1733 ये तो निकालनी है हमें। लैटिस एनर्जी कितनी दी हुई है बेटा, इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, लैटिस लैटिस ये रही -2605, ठीक है। -2605 हो गया, पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए बेटा, दिस इज √1 एंड दिस इज √2। मैं आपको √1 में बताऊं क्या क्या आ रहा है, ये देखिएगा, मैं लिख देता हूँ। 131 नजर आ रहा है ना आपको, 131 +62 +151 +906 +1733 -2605 +2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू -208। ये बन गया √1 √2। करके देखिए, सब पूरा करके दे रहा हूँ, तुम लोग भी अपनी कैलकुलेशन कर दो, सब एक ही आएगा। 131 +62 +151 +906 +1733 -2605, ये आ गया 378। 378 +2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन, इसको वहां ले जा बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -208, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 208। अब यार कितना हो गया बाबू, ये हो गया 586 आई थिंक। और
ई ए निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करो, तो डिवाइड बाय 2, ये आ गया 293 माइनस 293 इज द आंसर। तो बेटा अगर आपने बॉर्न हैबर साइकिल बनाई है, मुझे यकीन है आप ये कर लेंगे। आगे देखिएगा, प्रिडिक्ट हाउ लेटिस एनर्जी ऑफ कैडमियम एंड लेटिस एनर्जी ऑफ दिस डिफर, प्लेस अ टिक। देखो कैडमियम का रेडियस बड़ा है, जिंक का रेडियस छोटा है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देख लो, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो अगर कैडमियम का रेडियस बड़ा है तो जाहिर बात है उसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उसकी चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो आयोनिक लैटिस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी वीक होंगी, तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो लेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ CdI2 विल बी लेस एक्सोथर्मिक देन जिंक आयोडाइड, ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, लेटिस एनर्जी ऑफ CdI इज लेस नेगेटिव देन दिस, सही तो कह रहा है, इस पर टिक लगा दो। एक्सप्लेनेशन में आंसर, एक्सप्लेनेशन में आप वो बता दें उसको कि CD2 positive has larger radius, the ionic radius, than zinc 2 positive. Hence, electrostatic forces in lattice structure will be weaker in cadmium iodide. आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।